हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने सोशोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, यानी कि समाज शास्त्र विषय। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है समाज शास्त्र का जो सेकंड पेपर है उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से। तो यहाँ पे जो है भारतीय समाज की पाठ्य दृष्टि पर एक निबंध लिखिए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें जो है भारतीय समाज की जो है पाठ्य दृष्टि पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो भारतीय समाज से ही रिलेटेड किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको इसका आंसर अच्छे से दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिदृश्य क्या है। उसके बाद इसी में है, भारत में क्षेत्रीय कार्यदृष्टि के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे शब्द है क्षेत्रीय परिदृश्य, तो इसमें से दोस्तों 100% चांस है कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जो है दो तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसी में जो दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने वह है, एम एन श्रीनिवास के द्वारा व्याख्यायित भारतीय क्षेत्र परक परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो दो तरीके से जो है क्वेश्चन पूछेगा। या तो आपसे पूछेगा क्षेत्र परिदृश्य क्या है, या तो आपसे पूछेगा क्षेत्र परक क्या है। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि इसका आंसर किस तरीके से आपको देना है। तो यहाँ पे है, क्षेत्र परिदृश्य क्या है, भारत में क्षेत्र कार्यदृष्टि के महत्व की विवेचना कीजिए। और इसी को अगर दूसरे शब्दों में बोले तो एम एम एन श्रीनिवास के द्वारा व्याख्यायित भारतीय क्षेत्रपरक परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों का आंसर सेम है, बट क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका अलग है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था क्या है, गृहस्थ आश्रम के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आश्रम व्यवस्था यानी कि आश्रम व्यवस्था जो होती है वह क्या होती है, और गृहस्थ आश्रम के महत्व का वर्णन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हेतु प्रमुख सुझाव दीजिए। तो इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है, जननांकी के से आप क्या समझते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण आपको पता बताने हैं। और उसके बाद इसी में जो अगले क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु प्रमुख सुझाव दीजिए। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको दोनों इसके आंसर तैयार कर लेने हैं। और अगर इसको दूसरी शब्दों में अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में जो है जननांकिकी से आप क्या समझते हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय धर्म क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजातीय धर्म क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जनजाति दोस्तों जो जाति होती है उसी में एक होती है जनजाति। तो उसके धर्म क्या है और उनकी विशेषताओं के बारे में उल्लेख करना है या बताना है। तो इसके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही। इसी को अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो दोस्तों, इसमें जो है अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें जो है एग्जामिनर पूछ सकता है कि जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके क्या हैं, विवेचना कीजिए। जनजातियों में जीवन साथी के चुनाव की पद्धति का उल्लेख कीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके क्या हैं, इसकी विवेचना करना है। और जनजातियों में जीवन साथी के
चुनाव की पद्धतियों के बारे में आपको बताना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजाति से क्वेश्चन जो है रिलेटेड आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जबकि मुस्लिम विवाह एक संविदा, इस कथन की विवेचना कीजिए। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जबकि मुस्लिम विवाह एक संविदा, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें दोस्तों दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जामिनर हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि हिंदू विवाह क्या है या फिर मुस्लिम विवाह क्या है। तो अगर आप इन दोनों को, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इन दोनों को भी आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी परिवार को परिभाषित कीजिए। एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकांकी परिवार को परिभाषित कीजिए, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो एकांकी परिवार क्या है और दूसरा संयुक्त परिवार क्या है। तो अगर आपसे एग्जामिनर अंतर पूछता है तो आप इसका आंसर दे देंगे, और अगर सिर्फ एकांकी परिवार की डिफिनेशन पूछता है तो आप सिर्फ एकांकी परिवार के बारे में बता देंगे, और अगर संयुक्त परिवार की डिफिनेशन पूछता है तो आप इसकी डिफिनेशन दे देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं। तो संयुक्त परिवार क्या है? भारतीय संयुक्त परिवार में हो रहे परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो संयुक्त परिवार के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इसी में है भारतीय संयुक्त परिवार में हो रहे जो परिवर्तन है उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह को परिभाषित कीजिए तथा इसके परंपरागत स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो इसमें दोस्तों बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हिंदू विवाह को परिभाषित कीजिए तथा इससे परंपरागत स्वरूपों मतलब इससे रिलेटेड परंपरागत जो भी चीजें हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ सत्ता और मातृ सत्ता में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला जो है पितृ सत्ता और दूसरा है मातृ सत्ता। तो अगर इन दोनों के बारे में आप पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको अंतर जो बताना है, बट अगर इसकी डिफिनेशन आती है लिखने को, इससे पूछता है एग्जामिनर की पितृ सत्ता क्या होता है या मातृ सत्ता क्या होता है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति क्या है? जाति व्यवस्था में परिवर्तनों के आयामों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों इसी को अगर दूसरे शब्दों में क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछेगा तो वह है जाति व्यवस्था के परिप्रेक्ष्यों में लुईस डोइमा के विचारों का परीक्षण कीजिए। ठीक है। तो जाति से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था में परिवर्तनों के आयाम की विवेचना कीजिए। जाति व्यवस्था के परिप्रेक्ष्यों में लुईस डोइमा के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो इन दोनों में से आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो इसमें से जो है सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इनमें से अगर 8 क्वेश्चन जो भी आपको अच्छे लग रहे हों, जो आपको लग रहा हो कि आप आसानी से अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो आपको 8 क्वेश्चन जो है इसमें से चूज करके अच्छे से तैयार कर लेना है। आपका पूरा पेपर जो है एग्जाम में हल हो जाएगा और पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जिन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है। ठीक है। और चैनल को दोस्तों बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएगा। थैंक यू।